हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 3 तारीख को, जिनका बायोलॉजी का पेपर है। ठीक है, तो उनके लिए ये है महत्वपूर्ण अंतर। अगर आप इस अंतर को पढ़ लेते हैं तो इससे एक भी अंतर आपके बाहर नहीं आएंगे, गारंटी मैं देती हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है देख लेते हैं, भ्रूण कोश तथा भ्रूणपोष में अंतर। ठीक है, भ्रूण कोश तथा भ्रूणपोष में अंतर, एक तरफ लिखेंगे भ्रूण कोश और दूसरी तरफ लिखेंगे भ्रूणपोष। ठीक है, इसके बाद पहला अंतर क्या है, देखिए पहला अंतर है आवृत्तबीजी पौधों का मादा युग्मोद्भिद है। ठीक है, आवृत्तबीजी भ्रूण कोश क्या है, भ्रूण कोश जो है ये आवृत्तबीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद है, यानी इसी में जो है कि उनका जो युग्मक बनता है इसी में बनता है, इसी भ्रूण कोश में। ठीक है, आवृत्तबीजी पौधों का मादा युग्मोद्भिद है भ्रूण कोश। यह क्रिया गुरु बीजाणु से बनता है। ये क्रिया किससे बनता है, तो ये क्रिया जो है कि गुरु बीजाणु से बनता है। उसके बाद है भ्रूणपोष। यह आवृत्तबीजी पौधों में त्रिशमेकन से निर्मित होने वाले भ्रूणपोष केंद्रक से विकसित होते हैं। ठीक, ये क्या कह रहा है कि आवृत्तबीजी पौधों में त्रिशमेकन, ठीक है, आवृत्तबीजी पौधों में जो है कि त्रिशमेकन से निर्मित होने वाले भ्रूणपोष है। किससे ये निर्मित होते हैं, तो त्रिशमेकन से। आवृत्तबीजी पौधे में ये निर्मित होते हैं त्रिशमेकन से। ठीक है, निर्मित होने वाले भ्रूणपोष केंद्रक से विकसित होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा अंतर है यह अगुणित रचना है। ठीक है, भ्रूणकोश क्या है, अगुणित रचना है, और भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष त्रिगुणित रचना है। ठीक है, उसके बाद अगला है इनका निर्माण निषेचन क्रिया से पूर्व होता है। ठीक है, भ्रूणकोश का निर्माण जो है कि निषेचन की जो क्रिया होती है उस क्रिया से पहले होता है भ्रूणकोश का निर्माण, और जो भ्रूणपोष है ये निषेचन क्रिया के बाद बनता है। ठीक है, भ्रूणपोष का निर्माण जो है कि निषेचन क्रिया के बाद होता है। अगला है 4 नंबर, यह बीजांड में पाया जाता है। ठीक है, भ्रूणकोश जो है कि बीजांड में पाया जाता है, और भ्रूणपोष यह बीज में पाया जाता है। ठीक है, बीजांड में ये भ्रूणकोश है और भ्रूणपोष क्या है, बीज में पाया जाता है। बिल्कुल सब में हल्का हल्का जो है कि डिफरेंट है दोनों में, तो उसको आप याद कर सकते हैं समझ कर। ठीक है, इनमें भोजन संचित नहीं होता है। भ्रूणकोश में क्या होता है, भोजन नहीं संचित होता है, और वही भ्रूणपोष में जो है कि भोजन संचित होता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है ये। ठीक है, देखिए स्वपरागण और परपरागण में अंतर देखते हैं। स्वपरागण परपरागण में क्या अंतर है, पहला अंतर देखिए, पहला अंतर है इसमें परागकण उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो एक पुष्प के परागकण होते हैं उसी पौधे के दूसरे पुष्प के परागकण तक क्या होते हैं, परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें परागकण किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पर परागण में क्या होता है कि इसमें जो है कि किसी दूसरे पौधे के फूल से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी इनमें पर परागण में दूसरे दूसरे फूल होते हैं, यानी दूसरी दूसरी जातियों में जो विवाह करवा दिया जाता है उन्हीं को कहा है। उसके बाद है पराग कणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है। ठीक है, स्वपरागण में क्या होता है, स्वपरागण में जो है कि परागकण जो होते हैं उनके नष्ट होने की संभावना कम होता है स्वपरागण में, और वहीं पर परागण में जो है कि परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। स्वपरागण में नष्ट होने की संभावना कम होती है और पर परागण में नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद तीसरा है
इस विधि द्वारा उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ नहीं होते हैं। देखिए, स्वपरागण के द्वारा जो बीज उत्पन्न होते हैं वो अधिक स्वस्थ नहीं होते हैं, और वही पर परागण में जो है कि इस विधि के द्वारा उत्पन्न बीज जो होते हैं वो अधिक स्वस्थ होते हैं। उसके बाद अगला है 4 नंबर, इनमें नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इनमें जो है कि नई जातियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं। स्वपरागण में नई जातियाँ नहीं उत्पन्न होती। ठीक है, क्योंकि ये अपने ही जाति के पुष्पों से क्या करते हैं कि काम चलाते हैं। ठीक है, इनका अपने ही पुष्पों में सब काम होता है। और वही जो है कि पर परागण में क्या है, इनमें नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि अलग अलग जाति के ये होते हैं, तो अलग अलग जाति के जाहिर सी बात है मिलेंगे तो नई जाति उत्पन्न होगी ही। उसके बाद अगला है 5 नंबर, इनमें किसी साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, स्वपरागण में ना किसी साधन की आवश्यकता होती है, ना ही किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और वहीं पर परागण में जो है कि साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे में वायु, जल आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, पर परागण में वायु के द्वारा जो है कि इनका निषेचन होता है। ठीक है, जल के द्वारा होता है। देखिए, अगला है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये भी आपका जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी आपका। ठीक, देखिए, डीएनए और आरएनए लिख लेंगे दोनों साइड। फिर डीएनए में लिखेंगे, डीएनए के अणुओं में डीऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित होती है। ठीक है, डीएनए के अणुओं में क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित होती है। और आरएनए के अणुओं में क्या होती है, तो आरएनए के अणुओं में राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। उसके बाद दूसरा है, डीएनए में थाइमिन होता है। आप लोग देखे होंगे कि डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है, परंतु यूरेसिल का अभाव होता है। ठीक है, यूरेसिल का उसमें क्या होता है, अभाव होता है। और वहीं आरएनए में देखेंगे तो आरएनए में यूरेसिल होता है, परंतु थाइमिन का अभाव होता है। यानी दोनों में क्या है, जस्ट अपोजिट है। तीसरा है, डीएनए की संरचना पेचदार द्वितंतु युक्त होती है। ठीक है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, पेचदार द्वितंतु युक्त होती है। और वही आरएनए की संरचना एकल तंतु युक्त होती है। अगला है, डीएनए आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है। ठीक है, डीएनए क्या है, डीएनए जो है कि आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है। और वही आरएनए आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, आरएनए क्या है, आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगला है, डीएनए एक लंबी बहुलक श्रृंखला है। ठीक है, डीएनए क्या है, डीएनए एक लंबी और बहुलक श्रृंखला है। और वही आरएनए जो है कि छोटा बहुलक है। डीएनए लंबा है और आरएनए क्या है, छोटा बहुलक है। तो ये हमारा मुख्य अंतर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला अंतर है हमारा शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है। देखिए, दोनों साइड लिख लेंगे, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। फिर लिखेंगे, यह प्रक्रिया वृषण में होती है। ठीक है, शुक्राणु जनन कहाँ होता है, तो ये वृषण में होती है, नर के वृषण में होती है ये। और अंडाणु जनन कहाँ होता है, तो यह प्रक्रिया अंडाशय में होता है, मादा के अंडाशय में। दूसरा है, इसमें वृद्धि अवस्था छोटी होती है। शुक्राणु जनन में क्या होता है, शुक्राणु जनन में जो है कि शुक्राणु की अवस्था छोटी होती है, वृद्धि अवस्था जो होती है वो छोटी होती है। उसके बाद इसमें वृद्धि अवस्था बहुत लंबी होती है। अंडाणु जनन में क्या होता है, अंडाणु जनन में जो अंडाणु की वृद्धि अवस्था होती है वो बहुत लंबी होती है। उसके बाद तीसरा है, इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते। ठीक है, शुक्राणु जनन में जो है कि ध्रुवीय काय नहीं बनते हैं। और वहीं अंडाणु जनन में क्या है, इसमें ध्रुवीय काय बनते हैं। अगला है, इसका निर्माण यौनारंभ
13 से 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है, इसका निर्माण यौनारंभ में होता है। जब यौनावस्था आरंभ होता है तभी शुक्राणु का जो है कि निर्माण होना शुरू होता है। इसका निर्माण यौना आरंभ, ठीक है, यौनारंभ यानी यौवन अवस्था जब आरंभ होता है 13 से 16 वर्ष की उम्र में, ये 13 से 16 वर्ष की उम्र से ये जो है कि जीवन भर होता है। 13 से 16 वर्ष की उम्र में शुरू होता है और ये जीवन भर रहता है, ठीक है। अगला है इसका निर्माण यौनावस्था, ठीक है, इसका निर्माण यौनावस्था 12 से 13 वर्ष की उम्र में। इस अंडाणु जनन का भी निर्माण कब होता है? जब यौनावस्था आरंभ होता है। यौवन अवस्था जो है कि आरंभ होता है 12 से 13 वर्ष की उम्र में, तभी ये शुरू हो जाता है और 40 से 45 वर्ष की उम्र तक होता है, ठीक है। 40 से 45 उम्र तक ये लगभग होता है। अगला है इनमें एंड्रोजन हार्मोन्स भाग लेता है, ठीक है। शुक्राणु जनन में जो है कि एंड्रोजन हार्मोन्स भाग लेता है और वहीं अंडाणु जनन में एस्ट्रोजन हार्मोन्स भाग लेता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा अंतर है हमारा उत्पाद और उपभोक्ता में अंतर। उत्पाद क्या है, उपभोक्ता क्या है, देखिए। पहला है ये भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। ये कैसे अपना भोजन बनाते हैं? तो भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे आपके आ जाएंगे, ठीक है। और उपभोक्ता में क्या है, ये भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये भोजन के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे टिड्डा है वो घास खाता है, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए मेंढक है वो क्या खाता है, कीट खाता है, तो उसी को बोला है कि किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं। उसके बाद अगला है ये स्वपोषी जीव होते हैं। उत्पाद क्या होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं और उपभोक्ता क्या होते हैं, परपोषी जीव होते हैं। परपोषी यानी दूसरे पर आश्रित रहना, ठीक है। उसके बाद तीसरा है इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, ठीक है। इस उत्पाद के अंतर्गत क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे तथा जीवाणु आदि शामिल होते हैं। और वहीं उपभोक्ता में इसके अंतर्गत प्राणी, पशु पक्षी, अपघटक आदि शामिल होते हैं, ठीक है। उपभोक्ता में प्राणी, पशु पक्षी, अपघटक आदि शामिल होते हैं। उसके बाद चौथा है हमारा ये एक ही प्रकार के होते हैं। उत्पाद जो है कि एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्पाद एक प्रकार के होते हैं और वही उपभोक्ता जो है कि कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा है इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उत्पाद में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है और उपभोक्ता में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जो उत्पाद होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। यानी पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण या अपना जो है कि भोजन बनाते हैं और वहीं जो उपभोक्ता होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से न बना के किसी और जीव पर निर्भर रहते हैं। तो ये हमारा हो गया उत्पाद और उपभोक्ता में अंतर। अब इसके बाद अगला अंतर हमारा क्या है, देख लीजिए। देखिए अगला अंतर है हमारा समयुग्मजी, ठीक है। समयुग्मजी और विषम युग्मजी, इसमें क्या अंतर है, देखिए। इसमें जो पहला अंतर है वो है समयुग्मजी जीवों में केवल एक ही तरह के युग्मक बनते हैं, ठीक है। जो समयुग्मजी जीव होते हैं उनमें केवल एक तरह के युग्मक बनते हैं और वहीं विषम युग्मजी जीवों में जो है कि दो तरह के युग्मक बनते हैं। समयुग्मजी में क्या होते हैं, केवल एक तरह के युग्मक बनते हैं और वही विषम युग्मजी, विषम मतलब अलग अलग, ठीक है, भिन्न भिन्न अलग अलग, तो विषम युग्मजी में दो तरह के जीव बनते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा है हमारा यह लक्षण शुद्ध होता है। जो समयुग्मजी लक्षण होते हैं वो शुद्ध होते हैं और वहीं जो विषम युग्मजी लक्षण होते हैं वो संकर होते हैं। उसके बाद तीसरा है इनमें
प्रभावी या अप्रभावी एलील होते हैं। ठीक है, समयुग्मजी में प्रभावी या फिर अप्रभावी एलील होते हैं, और वहीं विषम युग्मजी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों तरह के एलील होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, समयुग्मजी में क्या है, प्रभावी और अप्रभावी दोनों में से कोई एक ही एलील होते हैं। ठीक है, और वहीं विषम युग्मजी में क्या है, प्रभावी और अप्रभावी दोनों तरह के एलील होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है चौथा, अतिरिक्त ओज का अभाव होता है। समयुग्मजी में जो है कि अतिरिक्त ओज का अभाव होता है, और वहीं विषम युग्मजी में है संकर ओज पाया जाता है। अगला है लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर। तो देखिए लैमार्कवाद और डार्विनवाद में क्या अंतर है। पहला अंतर होगा, यह उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी पर आधारित है। लैमार्क ने क्या कहा था कि उन्होंने अपने प्रयोगों में कहा था कि जो यह उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी पर आधारित है। लैमार्कवाद किस पे आधारित है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी पर आधारित है। और वहीं डार्विनवाद, डार्विन ने क्या निष्कर्ष निकाला कि डार्विनवाद, यह वाद प्राकृतिक चयन पर आधारित है। ठीक है, इन्होंने कहा कि यह वाद जो है प्राकृतिक चयन पर आधारित है, और लैमार्क ने कहा कि यह उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी पर आधारित है। उसके बाद इनके लैमार्कवाद के अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार यानी लैमार्कवाद के अनुसार ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए, जो ऊंचे वृक्ष हैं उनकी जो पत्तियां हैं उनको खाने के लिए ही जिराफ की गर्दन लंबी हुई। लैमार्कवाद का कहना है कि ऊंचे जो वृक्ष के पत्ते होते हैं उन्हीं को खाने के लिए क्या हुआ, जो जिराफ होते हैं उनकी गर्दन जो है कि लंबी हुई। और वहीं डार्विन ने क्या कहा कि जिराफ के पूर्वजों में लंबी तथा छोटी दोनों प्रकार की गर्दन वाले जिराफ थे। ठीक है, जिराफ के पूर्वजों में क्या थे, लंबी गर्दन वाली और छोटी गर्दन वाली, दोनों गर्दन वाली दोनों प्रकार के जो है कि जिराफ थे। वहीं अगला है, गर्दन के लंबे होने के कारण लंबी गर्दन वाले जिराफ का विकास हुआ। ठीक है, लैमार्क ने कहा कि गर्दन के लंबे होने के कारण ही क्या हुआ, लंबी गर्दन वाले जिराफ का विकास हुआ। और वहीं डार्विन ने क्या कहा कि लंबी गर्दन वाले जिराफ ही संघर्ष में जीवित रह सके। जो लंबी गर्दन वाले जिराफ हैं वही संघर्ष में क्या हुए, जीवित रह सके। उसके बाद चौथा है, लैमार्कवाद में यह वाद अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग पर आधारित है। लैमार्कवाद किस पर आधारित है, अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग पर आधारित है। और वहीं डार्विनवाद जो है यह गुणों की वंशागतिकी पर आधारित है। डार्विन ने कहा कि ये जो है कि गुणों की वंशागतिकी पर आधारित है। तो ये हमारा हो गया लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर। अगला हमारा है जो, देखिए ये लैमार्कवाद और डार्विनवाद जो है कि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, ज़रूर से इसको याद करके जाइएगा। उसके बाद खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर। ठीक है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर देखेंगे। ठीक, तो इनमें से पहला अंतर क्या है, देखिए पहला अंतर है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। खाद्य जाल नहीं, यहाँ खाद्य श्रृंखला होगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है। और वहीं खाद्य जाल में क्या है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह जाल के रूप में होता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो जाल के रूप में होता है। दूसरा है, खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या कम होती है। ठीक है, जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं इनमें जीवों की संख्या जो है कि कम होती है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा याद करने के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको समझने के लिए। अगर आप समझ जाएंगे तो लिख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना, खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या कम होती है। ठीक है,
बस समझ लीजिए कि खाद्य श्रृंखला में क्या होती है, जीवों की संख्या कम होती है और वहीं खाद्य जाल में जीवों की संख्या ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा इसमें जस्ट अपोजिट है, ठीक है, यानी एक का अपोजिट दूसरा है। उसके बाद है इनमें एक जीव एक जगह पर हो सकता है। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, एक जीव एक ही जगह पर हो सकता है, लेकिन खाद्य जाल में क्या है कि इनमें एक जीव कई खाद्य जालों से जुड़ा हो सकता है, ठीक है। खाद्य जाल में जो है कि एक जीव कई खाद्य जालों से जुड़ा हो सकता है और खाद्य श्रृंखला में एक जीव एक ही जगह पर हो सकता है। यहाँ एक जगह पे है और यहाँ कई जगहों से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगला है 4 नंबर, ये श्रृंखलाएं, ठीक है, ये श्रृंखलाएं सरलीकृत होती हैं। ये जो खाद्य श्रृंखला होती है ये सरलीकृत होती हैं और वहीं खाद्य जाल जो होता है इनमें कई श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। खाद्य जाल में देखिए क्या बोला है, जाल, जाल यानी नेट होगा, तो नेट में क्या है, बहुत सारी श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। नेट क्या होता है, उसमें जुड़ा होता है, तो उसी को बोला है कि इनमें कई श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। और ये क्या है खाद्य श्रृंखला में कि ये श्रृंखलाएं सरलीकृत होती हैं। देखिए अगला और लास्ट जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ भी आप लगा लीजिए, ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। क्या है, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे लघु बीजाणुधानी और दूसरी तरफ लिखेंगे गुरु बीजाणुधानी। अब देखिए पहला अंतर क्या है, पहला है यह बाह्य त्वचा मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी रहती है, ठीक है। लघु बीजाणुधानी क्या होता है, लघु बीजाणुधानी की जो बाह्य त्वचा होती है और मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी रहती है। गुरु बीजाणुधानी में यह बाह्य एवं अंतः अध्यावरण से घिरी रहती है। गुरु बीजाणुधानी कैसे घिरी होती है, तो बाह्य एवं अंतः अध्यावरण से घिरी रहती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है परागकण मात्र कोशिका से, ठीक है, परागकण मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। जो लघु बीजाणुधानी में परागकण होते हैं, परागकण मात्र कोशिका से जो है कि सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो कि परागकोश के चारों ओर कोनों पर विकसित होते हैं। क्या होते हैं, परागकोश के जो चारों कोने होते हैं उन कोनों पर विकसित होते हैं। गुरु बीजाणुधानी क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है गुरु बीजाणु में, उन्हीं से जो है कि गुरु बीजाणु बनते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन होकर फिर से क्या होते हैं, उनमें से एक गुरु बीजाणु बनता है जो कि अंडाशय में विकसित होते हैं, ठीक है। ये किस में विकसित होते हैं, तो ये जो है कि गुरु बीजाणु बनते हैं फिर से अंडाशय में विकसित हो जाते हैं। उसके बाद अगला है 3 नंबर, देखिए सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है। सूक्ष्म बीजाणु, जो सूक्ष्म बीजाणु का मतलब जो छोटे छोटे बीजाणु होते हैं मात्र कोशिका के जो बीजाणु होते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है। मात्र कोशिका के जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अनेक परागकणों का निर्माण होता है। और वहीं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से, गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका है उसके अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। किसके विभाजन से, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, देखिए चौथा पॉइंट है बीच में बीजाणु जन, ठीक है, बीच में बीजाणु जन ऊतक होता है। बीच में क्या होता है, बीजाणु जन ऊतक होता है जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाता है।
जो बीजाणु जन्म ऊतक होता है वो क्या करता है, ऊतक होता है जो ये ऊतक क्या करता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाता है। बीज के बीच में बीज का भाग गुरु बीजाणु धानी जो होते हैं उनके बीज का भाग बीजांडकाय कहलाता है। गुरु बीजाणु धानी के जो बीज का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं, जो द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को जन्म देता है। क्या करता है, द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को जन्म देता है। तो ये हमारा हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अंतर था, हमने सारे अंतर जो है कि आपको बता दिए। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपकी एक भी मार्क्स जो है कि कहीं से नहीं कटेंगे। तो फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।